सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। और कोशिश करते हैं रेगुलर मॉर्निंग शो से हटकर हर हफ्ते आपको इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करें। और कोशिश ये भी होती है कि गेस्ट का जो चुनाव है वो भी ज़रा हम बेहतर करें और आपको कराची की मारूफ शख्सियत से भी मिलवाएं। मुल्क में क्या होने जा रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अहले गज़ा से लेके, कराची से लेके, वफाकी सियासत से लेके, और फिर महंगाई, बदहाली, बेरोज़गारी, बहुत सारी मसाइल से पाकिस्तानी अवाम गुज़र रही है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और मैं तारुफ़ करवाऊँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, समाजी रहनुमा हैं। लियाकत मदाखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने हमें इस काबिल समझा और अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत शुक्रिया। मैं एक और हमारे साथ सर सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मैं ज़रा उनको भी वेलकम कर दूं। मुतादिद अदवार आपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के देखें। सैयद असलम परवेज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपको भी असलम साहब उनके साथ मौजूद हैं। सर आप भी अदीब हैं और बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़र से लेके मुतादिद मामलात में आपकी शख्सियत डिवाइड हुई हुई है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने अपनी ज़िंदगी में देखे, बड़े नशे व फराज देखे। बहुत सारी मौज़ूआत पर आपसे भी जब बात करेंगे तो वन एंड ओनली हमें ज्वाइन किया है अवैस अदीब अंसारी साहब ने। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। अवैस साहब आगाज़ करते हैं सर अवैस साहब, क्योंकि कराची का जो हाल है इस वक्त, 90s की कराची में और अब के कराची में क्या डिफरेंस है। वफाकी हुकूमत, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि आप बुग़्ज़ और कीने से दूर होकर बात किया करें, आपको हमारे काम नज़र नहीं आते। ज़रा पहले ज़रा डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं अवैस साहब। मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट पे देखिए बात चल रही है कि आप 90 बहुत थोड़ा सा नज़दीक ले आए। अच्छा आ जाइए 80s की तरफ। 80 से लेकर 2000 तक के ये कराची जैसा था और कराची की जो कैफियत थी और कराची की जो तरक्याती स्कीमें थी। अब आप आ जाएंगे, अगर मैं नाम लूँगा उन लोगों के कि जिन लोगों ने इस पर कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की, काम किया। बात यह कि एक मर्द अहम था, उसका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ ने कराची को ओन किया था। उसने फंड्स रिलीज़ किए, फंड्स दिए, और वो फंड्स जो हैं वो जिन लोगों के पास आए, चाहे उसमें से 70% खर्च हुआ, लेकिन वो कराची पे खर्च हुआ। इससे पहले यह क़यादत जो थी वो जमात इस्लामी के पास थी। जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब ने इस शहर पर उनके बड़े एहसानात हैं। वो फंड्स उनको इतने नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब किसी न किसी ज़राए से नेमतुल्लाह खान ने इस शहर की खिदमत की। अब आप आ जाइए 2000 के बाद ये जो सिलसिला चल रहा है, इसके ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, और इस इंतज़ामिया में वो लोग भी हैं कि जो 80s से लेकर और 2000 तक के इक़्तिदार में रहे, और जो इस वक्त इक़्तिदार में जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसको अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, आपने जनरल मुशर्रफ के अदवार को बड़ा खुशाइन कहा। ये सवाल हम करते हैं तो हमें कहा जाता है वो तरक्की के साथ साथ दहशतगर्दी और तबाही भी साथ लाए। देखिए बात असल में ये है कि साजिद साहब, मैं परवेज़ मुशर्रफ के उस बात पर जो कहते हैं कि वो साथ लाया, सब कुछ लाया, वो अपनी जगह उसकी एक हकीकत है। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि उसने शहर कराची के सिलसिले में जो फ़ंड रेजिंग की बात की, फ़ंड दिए, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ।
ये बात तो मानने वाली है कि जो कुछ भी परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ उसमें जो पाकिस्तान के साथ जो मामलात हुए, जब कुछ हुआ, वो सब अपनी जगह। लेकिन तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने फंड्स दिए और काफ़ी फंड्स आए, फंड्स आने की वजह से कराची की तरक्याती स्कीमों में नाम आया। अब आप आ जाइए ज़रा थोड़ा सा, साहिब साहब आप तो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हैं, मैं आपके करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखता रहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो इक़्तिदार पार्टी है और जो उनके हलीफ हैं, जो उनके साथ हैं मिले हुए, उन्होंने कराची का क्या हशर किया? कराची का बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का हाथ है। आवाम पिस रही है, आवाम तबाही आइल का शिकार है, आवाम चीख रही है, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। 3 चीज़ें थी पाकिस्तान के अंदर, मीडिया यानी पेपर मीडिया, दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा है सोशल मीडिया जो इस वक्त मौजूद है। सोशल मीडिया चीख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीख रहा है, प्रेस मीडिया चीख रहा है, किसी के कान पे कोई असर ही नहीं है। वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बाद में मारे हम जा रहे हैं। आप बताइए मुदख्खिर साहब, परवेज साहब, आप हैं, अभी आप आए हैं ना? जी जी जी। इस वक्त तो वर्किंग यानी शाम का वक्त नहीं है, ट्रैफिक शाम का वक्त नहीं है, सुबह के वक्त हम नहीं आए, हम दोपहर के, हम इतवार के रोज छुट्टी है, हम छुट्टी में आए। उसके बावजूद आप देखिए कि हम किस मुसीबतों से आपके इस हम वेनिस टेलीविजन पर हम यहाँ पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब कहने के कोई पुरसान हाल देखिए अब साजिद साहब, कराची को कोई ऑन करने पर राजी नहीं है। ऑन करने पर राजी हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट। लियाकत साहब, किसका कसूर? जमात इस्लामी कहती है कि हमसे बड़ा कोई ईमानदार, कोई ओनरशिप लेने वाला नहीं है और हमारे मैंडेट को चुराया गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो साजिद भाई आपका शुक्रिया और दीगर जो मेहमान गिरामी हैं, अवैस अंसारी साहब और असलम परवेज़ साहब, उनका भी शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम में आए। बात ये है कि अवैस साहब ने बात शुरू की 80s में, तो 80s को भी अगर आप देखें, मैं थोड़ी सी बात को पीछे ले जाता हूँ क्योंकि जमात इस्लामी का सवाल आपने मुझसे किया है। तो 80s में हमारे मुल्क में 1979 में दूसरा मार्शल लॉ लग गया था जनरल ज़िया-उल हक़ की शक्ल में। तो उसके बाद उन्होंने मतलब एक इलाके को कौंसलर की बीडी मेंबर उसको बोलते थे, उस टाइप के कौंसलर उन्होंने बनाए जो गैर मुंतखब लोग थे, जिनको मुंतखब नहीं किया जाता था। 1985 में जब बल्दियाती इलेक्शन की बात हुई तो उस वक़्त अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब, ईमानदारी की जो आप बात कर रहे हैं जमात इस्लामी की, तो अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब 2 दफ़ा मेयर कराची रहे और जब वो 2 दफ़ा मेयर रहने के बाद भी, कराची की खिदमत करने के बाद भी, उनका घर जो था लियारी के अंदर एक छोटा सा फ्लैट, मतलब अगर उनकी अगर बात की जाए, उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब मेयर कराची बने। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के बाद बहुत अरसा तक मतलब हमारी जब जमहूरियत बहाल हो गई, जब जमहूरियत बहाल हो गई 1988 में एक हादसे की सूरत में जनरल ज़िया-उल हक़ और उनके जो दीगर रफ़क़ा थे वो शहीद हो गए। वो एक सानिया था इस मुल्क के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो जमहूरी हुकूमतें हैं, जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहती हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो वफाक में हो या सूबे में हो, उन्होंने कभी भी बल्दियात को या बल्दियात के इदारों को ना ऑन किया है, ना उसके वो इलेक्शन कराते हैं, ना उसकी वो ज़िम्मेदारी लेते हैं। अब उसके बाद 13-14 साल कोई इलेक्शन नहीं हुआ कराची के अंदर। फिर 1999 में मुशर्रफ साहब जब उन्होंने टेक ओवर किया और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद 2001 में जो है बल्दियाती इलेक्शन कराए गए इस कराची शहर के अंदर। और मैं कहता हूँ कि जो मुशर्रफ साहब ने वो निज़ाम दिया था, एक यूसी के अंदर तकरीबन 19 लोगों की बॉडी थी, इलेक्टेड बॉडी, जिसमें ख़वातीन को भी अच्छी नुमाइंदगी दी गई, अक़लियतों को भी दी गई, लेबर को भी, जो मज़दूर पेशा लोग हैं उनकी भी नुमाइंदगी रखी गई। तो एक बेहतरीन सिस्टम दिया गया और ग्रास रूट लेवल पे नीचे इख्तियारात को मुंतकिल किया गया।
उनके दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में तो वो पूरा अगर उनका दौर देखें 8-9 साल दौर जो है, तो कराची में जितनी डेवलपमेंट मतलब पहले नेमतुल्लाह खान साहब की शक्ल में और फिर मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में, बिल्कुल सही। एक बेहतरीन, मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ जिधर हम बैठे हैं या शाराय फैसल नहीं तो से, मुर्तज़ा वहाब का आपने नाम नहीं लिया। सर मैं अभी 2008 में हूँ ना, मुर्तज़ा वहाब तो अभी की सही बात बात है। मुशर्रफ साहब की बात हो रही है ना। पहले तो वो सत्तार अफगानी साहब, उसके बाद फारूक सत्तार, पूरे। अब उसमें आखिरी जो मेयर बना इनका नेमतुल्लाह खान, तो इनके 2 मेयर बने जमात इस्लामी के और 2 मेयर ही बने हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, एक फारूक सत्तार साहब और एक वसीम अख्तर साहब। अब 2007 तक की अगर मुशर्रफ के दौर की आप बात करें तो मैं कहता हूँ वो आखिरी दौर था जिसमें कराची के अंदर कराची के पार्क्स बहाल किए गए, कराची के रोड बनाए गए, कराची के अंडरपासेस बनाए गए, कराची के अंदर पुलों का जाल बिछाया गया। और मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो यहाँ तक कहा गया कि वो मुस्तफ़ा कमाल नहीं, मुस्तफ़ा खुदाल है, कि मतलब वो 24-24 घंटे सड़कों पे रहे और पूरी कराची को बोला उन्होंने खोद दिया। लेकिन जब उसका एक रिज़ल्ट आया तो हम जब राशिद मिनास रोड से या हसन स्क्वायर से जाते थे तो यकीन करें हमें हबीब बैंक चौरंगी पहुंचने में 10 मिनट नहीं लगते थे। सही बात। बताएं। मतलब इतने खूबसूरत कराची को, और लोग कहते थे कि यार कराची को तो नक्शा ही चेंज हो गया। फिर 2008 में फिर जमहूरियत बहाल हो गई। देखिए ना, ये जो डेवलपमेंट कराची में आखिरी हुई वो मार्शल लॉ के दौर में हुई, और जब जमहूरियत बहाल हो गई, ये एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर निकल गया इस मुल्क से, या उसको देखिए मुशर्रफ साहब की आप बात करते हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में कारोबार था, अमन व अमान था। अगर 2007 को बीच में से निकाल दें, सिर्फ 2007 को, 9 मार्च से ये कहानी शुरू होती है। हाँ। और एक तसलसल से ये कहानी चलती रहती है। कभी साने 9 अप्रैल होता है, हाँ। कभी साने 12 में होता है। 12 अब मुझे ये बताएं कि मुत्तहिदा से जितना काम मुशर्रफ साहब ने लिया, उनको डेवलपमेंट के कामों पे लगा दिया, उनसे काम लिए, कराची को डेवलप करवाया। तो 12 मई एक ऐसा वाक़या जिसमें मुख्तलिफ कौमों को, मुख्तलिफ कबाइल के लोगों को आपस में फिर एक नफरतों को जरूरत, तो उसका क्या, कराची को क्या फ़ायदा हुआ? मैं आता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ा बेहतरीन तसलसल के साथ लियाकत साहब लेके जा रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे कराची की डेवलपमेंट को किसकी नज़र खा गई। अलबत्ता तसलसल जमहूरियत का अभी तो 17 साल से चल रहा है, और 17 साल से गालबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में हुकूमत कर रही है। जब हम उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं आप हमारे मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं, हमें लोग वोट इसलिए देते हैं कि हम काम करते हैं। फिर वो काम यहाँ पे मेरे जो मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं उनको शायद नज़र नहीं आ रहा है। कंटिन्यू करें आप 2008-9 तक पहुँचे थे, मैं फिर आता हूँ असलम साहब के पास। अभी बात ये कर रहा था कि मैं मुशर्रफ साहब की लोग बड़ी बातें करते हैं कि वो एक डिक्टेटर था। मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमें कराची को ना मिल सकता है, ना मिलेगा, और ना हमें कोई अब उम्मीद रही है जो हालात चल। देखिए, उन्होंने कराची को ओन किया क्योंकि वो कराची के बेटे थे और उन्होंने कराची को ओन किया है। ऐसा ही 2007 की मैं बात कर रहा था, तो 2007 में उनको सानेहात दिए गए मुसलसल, ताकि उनको एक नाहल हुक्मरान, एक बैड गवर्नेंस का हुक्मरान साबित किया जा सके। इफ्तिखार चौधरी साहब का ना कहना, उसके बाद
सन 9 अप्रैल होना, उसके बाद सन 12 मई होना, उसके बाद जामे हिफ्ज़ा का वाक़या होना। नहीं, ये सारे जो आप वाक़यात बता रहे हैं, इनका वो जो कहते हैं ना सहरा तो जनरल मुशर्रफ सर के जाता है ना? नहीं सर, नहीं, देखिए हमारे मुल्क के अंदर आलमी इस्टेब्लिशमेंटों का एक बहुत बड़ा किरदार है। मुशर्रफ साहब तो पिछले 8 साल से भी थे ना। हाँ, तो अब नहीं, वो मुझे खुद एडमिट करके गए लास्ट उनकी, आप स्पीच सुने बिल्कुल जब वो साहब, जा रहे मैं थे, मैं वो कह रहे थे कि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा- मुझसे भी गलतियां हुई थोड़ा हैं। सा गलतियां तो थोड़ा होती सा मैं इंटरफेयर कर लूँ? जी जी जी। जरा बात हाँ। की सही है। देखिए, आपको एक बात बताऊं, जब कोई रियासत को के अंदर अपनी रियासत बनाएगा तो जो जमहूरी हुक्मरान होगा या जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो क्या करेगा? अच्छा देखिए, अभी जामे हिफ्सा का जो वाक़या हुआ, उनको तो कहा गया ना, भुट्टी साहब तक को कहा गया कि भाई आप इन चीज़ों को ना करें। अच्छा चले, उस चीज़ों को एक तरह करते हैं, गलतियां तो वो आप वाली बात है अब्बास साहब कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन एक तसलसल से जब गलतियां होने लग जाए तो यकीनी बात है कि कोई करवा रहा है ना, सही बात। उसका नुकसान हमें कराची को, मैं अगर कराची की बात करूं, फिर सन 18 अक्टूबर होता है, तो एक साल में ही ये सारी चीज़ें होनी होती है। फिर सबसे बड़ा सानिया हमें बीबी शहीद के सूरत में सानिया 27 दिसंबर मिलता है। आप मुझे बताएं कि कोई महीना आपका खाली नहीं जा रहा कि जिसमें, और सानिया जो 27 दिसंबर हुआ, उसके बाद कराची के साथ या पूरे सिंध के साथ या पंजाब के साथ जो किया गया, इमलाक को जो जलाया गया, सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को, गाड़ियों को, कराची शहर के अंदर सर, मैं ख़ुद उस बात का ज़ाती मेरे को मुशाहिदा है, उस रात का मेरे ऊपर वो गुजरी है। अच्छा ही है कि मैं क्लिफ्टन में एक प्रोग्राम में था, इलेक्शन का दौर दौरा था कि उस टाइम इलेक्शन होने थे, तो यकीन करें कि 1 घंटे के सफ़र में मुझे 14 घंटे लगे घर आने में। तो अब उसके बाद देखें, चले मुशर्रफ साहब का तो वो हो गया, उनका वो जो बल्दियात का निज़ाम था, उस वक़्त एक स्ट्रक्चर तो कराची में नज़र आता था, आप अपनी फैमिलीज़ को लेके पार्कों में जा सकते थे। अब ये स्ट्रीट क्राइम और ये किडनैप, मतलब शॉर्ट टर्म किडनैपिंग प्लस ये गाड़ियों का छीना झपटी इस हद तक तो नहीं थी कि आप इतने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तो नहीं थे। फिर आपने जो दहशतगर्दी की बात की ना कराची के अंदर, तो वो 2007 के बाद आई। वो किस तरीके से आई कि जब मुत्तहिदा को मतलब एक तरफ पीछे धकेला गया तो वो वापस अपनी उसी तरफ आ गई, दहशतगर्दी वाले मामलात की तरफ। इसी तरीके से तालिबान आ गए, इसी तरीके से लियारी गैंग वार। चले, इसको कंटिन्यू करते हैं इसको। असलम साहब, आप भी मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालें कि इस शहर को किसकी नज़र लगी, और जब हम फिर आईना दिखाते हैं तो फिर हुकूमत को बुरा लग जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, अवैस भाई ने बड़ी अच्छी बात की और हम साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, और यकीनन ये सर कि हम वो कहते हैं ना दिल जले, हाँ, हम दिल जले इस वक्त मिल के बैठे हैं। हाँ, तो हम वो फपोले जो हमारे अंदर है हम वो फोड़ रहे हैं, बस बैठे ये हो रहा है। तो यही है सिलसिला, जो बात हो रही है बिल्कुल तसल्सल से बात हो रही है और खूबसूरत गुफ्तगू। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी तक हम अंधेरों में ही हैं। अच्छा, कोई रोशनी कहीं से मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, इस जिस टाइम पे हम बैठे हैं इस वक्त अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। हालांकि सुबह का वक्त है, संडे मॉर्निंग है, लेकिन मैं अंधेरा फील कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में बैठ के भी अंधेरा फील कर रहा हूँ, इन बातों की जो अगर मैं बैठ पे जाऊँ। मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि आपको शारा फैसल की तज़ीन व आराइश नज़र नहीं आती, आपको फ्लाई ओवर नज़र नहीं आते, आपको अंडर पासिस नज़र नहीं आते, आपको पार्क्स नज़र नहीं आते। मेरा काम आपको क्यों नहीं नज़र आता? बात यह है, मैं आपको पता है कि मेरा भी एक इदारे से भी एक मेरा ताल्लुक़ है, उसके भी बहुत सारी तरजीहात है। मैं अक्सर मैं प्रोग्राम में ये बात कहा करता हूँ कि मुझे आप काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है उनके पास। या तो किसी अपने को दे रहे हैं, या किसी पीछे वाले को दे रहा है, या कोई ऊपर से आके उतर रहा है वो काम कर रहा है, तो उनका नाम जो है ना खराब हो रहा है। और फिर मैं अवैस जो बात है, सारी पहले भी साहब ये साथ मैंने मौजूद है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अवैस साहब वो अभी कह रहे थे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब कि ये सामने मुर्तज़ा है, पीछे वडेरा खड़ा है। देखिए, एक बात आपको बोलता हूँ कि अगर आपके चैनल पे बैठकर मैं किसी शख्स की तारीफ़ करूँ तो ये कहा जाएगा कि यार ये क्या उसी जमात से इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, जो अच्छाई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर
वो बयान कर दो जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो। देखिए, बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। जमात इस्लामी के किसी आदमी के ऊपर कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। कोई एक नाम बता दीजिए आप, कोई एक नाम बता दीजिए कि इनमें से किसी आदमी पे करप्शन का धब्बा लगाओ, एक। अब आ जाइए मुत्तहिदा की तरफ। क्या मुत्तहिदा में सारे लोग खराब थे? नहीं, मुत्तहिदा में बहुत अच्छे लोग भी थे। उन्होंने शहर को भी ऑन किया, शहर में काम करने की कोशिश की। और हैं, अभी भी है, मौजूद है। पीपल्स पार्टी में क्या सारे खराब हैं? ऐसा नहीं है। नहीं। कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जीनियस लोग हैं। उनका बड़ा काम है शहर इस मुल्क के लिए। बीबी की दोस्तों के बीबी मेरी उम्र की खातून थी, जो इस वक्त उनकी एज है उसके हिसाब से वो मेरी तकरीबन उम्र की खातून थी। उनकी जो दोस्तों का एक ख़ास उनकी जो दोस्तें थी, उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं, वो दोस्तें मौजूद हैं। क्या उनकी टीम थी उन दोस्तों की, क्या उनका विज़न था? उसमें इन्हीं की माँ फौजिया वहाब, ये मेरी यूनिवर्सिटी के फेलो हैं, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में मुझसे सीनियर थी ये क्या जीनियस खातून थी। बात ये है कि वहाब को स्पोक मैन की शक्ल में बैठा दिया गया है। ये स्पोक मैन है, ये स्पोक मैन इनको नहीं होना चाहिए। एक अच्छा आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कराची को आप ये कहें कि बस इल्ज़ाम देते रहे कि मुनीम ये कह रहा है, सैफ ये कह रहा है, ये तो सब इल्ज़ामात देते हैं। आइए आप जरा गुलशन इकबाल के उन ब्लॉग्स की तरफ चले जाइए जहां पर यूसी के चेयरमैन जमात इस्लामी के बैठे हैं। आइए नाजाबाद के कुछ इलाकों में चले जाइए जहां भी यूसी में उनके चेयरमैनशिप या जो है उनके जमात के लोग बैठे हुए हैं। आप मवाजना कर लीजिए उनके काम का। ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी जिना एवेन्यू को, जिसको हम इमाम आलम रोड कहते हैं, इसकी जो यूसी चेयरमैनशिप है वो जमात इस्लामी का है, मॉडल कॉलोनी का। टाउन चेयरमैन जो है वो जो है जमात इस्लामी का है। उससे एक चैनल में मेरी उससे गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू में बातचीत हुई। मैंने कहा आप क्यों नहीं कर रहे काम? कह रहे कि भाई तीन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें। नंबर एक, गैस वाले इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रिक वाले है, और वाटर सैवरेज रोड वाले, तीन लोग हैं। इन तीनों को मिलके फिर ये पहले काम करें तो फिर हम इसके ऊपर पैसे लगाएं। पैसे हैं हमारे पास। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं ये पैसे खा जाते हैं, ये पैसे इस्तेमाल नहीं करते। तो भाई कैसी बातें कर रहे हो मुर्तज़ा वहाब साहब? आप पूरे अच्छा, जहाँ तक मैंडेट की बात करते हैं भाई साहब, आप तो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब को वोट मिले? किसी संजीदा आदमी से पूछ लीजिए, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए जो क्या नाम उसका इस शहर का एक मोतबर आदमी है। नहीं। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं सर। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है सर, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। और बात कर रहे थे कराची शहर। अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। कराची शहर पे भी बात करते करते अहले गज़ा पे भी बात करते हैं, वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी बात करते हैं, कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं, मायूसी से ज़रा आगे निकलते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट्स के इशूज़ पर भी बात करते हैं। वफाकी हुकूमत एक एग्ज़ाम लेती है जिसको CSS का एग्ज़ाम कहा जाता है, जिसकी एज लिमिट 30 ईयर है, 30 साल।
और जो स्टूडेंट्स हैं जब उसको अटैम्प्ट करते हैं तो 3 मौके वफाकी हुकूमत उनको देती है। इस पर स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, उसको बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि ये 3 साल बढ़ा के 5 साल किए जाएं, और जो एज है वो 30 से बढ़ाकर 35 इसकी एज लिमिट की जाए। तो उम्मे फरवा हैं जी, प्रेसिडेंट हैं CSS एस्पायरेंट एसोसिएशन पाकिस्तान की। उम्मे फरवा गालबन अगर कॉल पर आ गई हैं तो उनको हम शामिल प्रोग्राम करते हैं और फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये जो आप जिन इश्यूज़ को लेके वफाकी हुकूमत के पास गई हैं क्या ये पूरे हो पाएंगे या नहीं। जैसे वो आती हैं कॉल पे उनसे पूछ लेते हैं। लियाकत साहब, वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी, वफाकी हुकूमत की जहाँ तक खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इस टाइम मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पार्लिमानी जिस तरह भी एक जो निज़ाम है, मैं तो कहता हूँ कि जो आसार हैं जिस तरीके से अमेरिका, चाइना, रूस जो वर्ल्ड सुपर पावर मुल्क हैं, हमने दोबारा से एक अरसे दराज के बाद और मशरक़ वस्ता में जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं उन सब से हमने अपनी खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी रखी है कि उन सब को हमने दोस्त बना लिया है और अब वो हमारे साथ काम कारोबार करने के लिए भी तैयार हैं। हमारी मुल्क की अहमियत को भी समझ गए हैं लोग कि भाई हमारे मुल्क का दुनिया के मामलात में किरदार क्या है। अब ये जो मामला शुरू हुआ, ये जो इंडिया ने एक मामला किया पाकिस्तान के साथ, उसमें जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और पाकिस्तान के जो इदारों ने और मौजूदा हुकूमत ने जो स्टैंड लिया और उनको जवाब दिया, तो उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और बाकी कोशिशें जो हैं, असल में हमारे मुल्क का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि हम कहीं से अपना रेवेन्यू जनरेट करें। हम तो चला रहे हैं कर्ज़े ले लेके, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कर्ज़े लोगे तो उसको अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़े ले रहे हो। तो इस वक्त एक मामला पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए बना हुआ है कि वो जो कर्ज़े हैं वो दिन ब दिन ज़ोर शोर से बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपनी मैशियत को मज़ीद मजबूत करना चाहिए, लोगों बैनुल-अक़वामी इदारों को यहाँ सरमायाकारी कराने के लिए लाना चाहिए। उसके लिए वफाकी हुकूमत इस टाइम बहुत अच्छी कोशिशें कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर जो क्राइसिस बना रहा है, अब मैं कराची की अगर बात करूं तो कराची में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद होने लगी है। अभी कल परसों में एक क्लिप देख रहा था कि गुलेमत एक बहुत बड़ा नाम है जी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कि उन्होंने अपने यूनिट्स को बंद कर। सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक कॉल ले लें, एक कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उम्मे फरवा हैं जी, आप प्रेसिडेंट हैं CSS एस्पायरेंट एसोसिएशन पाकिस्तान। खुश आमदीद कहेंगे उम्मे फरवा आपको शो में। जी थैंक यू सो मच। मेरा नाम उम्मे फरवा है और मैं CSS एस्पायरेंट एसोसिएशन पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो में आने का और अपनी बात जो है वो सब तक पहुँचाने का मौका दिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो 30 साल की उम्र का तयन वफाकी हुकूमत की तरफ से था, अब आपकी ये डिमांड्स हैं कि इसको 35 कर दिया जाए, 5 साल एक्सटेंड किया जाए, और फिर जब आप 3 बार अटेम्प्ट करते थे उसके बाद आपको मौका नहीं होता था, अब आप चाह रहे हैं कि इसको 5 बार किया जाए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये आप लोगों का ख्याल अच्छा है, ये वफाकी हुकूमत को पसंद आ रहा है? देखिए, हमें भी पहले यही लगता था, स्टार्ट में हमें यही कहा जाता था कि दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। लेकिन बात यह है कि हम अब इतना होमवर्क कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे, अब हम ये लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इससे जो पेशरफ्त हो चुकी है, वफाकी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं और हमें बहुत तवक्कुआत हैं वफाकी हुकूमत से। हम अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वफाकी हुकूमत की सपोर्ट के बगैर नहीं आए। मैं आपको बताती चलूं कि 16 मई को हमारी एक रेजोल्यूशन पास हुई है नेशनल असेंबली से, जिसमें ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है कि CSS के लिए जो एज लिमिट है वो 35 होनी चाहिए और 5 अटेम्प्ट्स होनी चाहिए। वो सैयदा नौशीन इफ्तिखार नकवी साहिबा ने पेश की थी और वो पास हो चुकी है। उसके बाद अभी तक जो काम हमने किया है कि हमने तमाम पार्टीज में लॉबिंग की है और
ठीक है। आपकी वो आवाज असेंबली के break हो रही है। प्लेटफॉर्म पे जो है प्रोड्यूस होने जा रहा है। ठीक है। अभी जो मतलब ट्यूसडे को सेशन है, उस सेशन में हम 3 बिल, इसमें एक बिल जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ का है, एक आ रहा है और एक अच्छा उम्मे फरवा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जरा ब्रेक पे पैर रखिएगा। आप जिस जगह पर मौजूद हैं बीबी, वहां पर सिग्नल का शायद इशू है, आप जगह चेंज कीजिएगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या आप सुन सकती हैं? जी, अब आवाज आ रही है? जी बोले बोले, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। जी बोले। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि वफाकी हुकूमत की सपोर्ट हमारे साथ है और उनकी सपोर्ट से जो है वो अभी हमारे 3 बिल्स प्रोड्यूस होने जा रहे हैं नेशनल असेंबली में। जो अभी जो मंगल वाले दिन सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे 3 बिल्स आएंगे और हम उन तमाम पार्टीज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, MQM का और JUIF का और स्पेशली पीपल्स पार्टी का, जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और वो हमारे लिए बिल्स भी लेकर आ रहे हैं। और सेनेट की तरफ से जो है वो राना महमूदुल हसन साहब हैं, जो कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेनेट फॉर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है। उन्होंने डायरेक्ट हमें उन स्टेक होल्डर्स के साथ एक स्टेक होल्डर बना दिया है कि जिन्होंने हमारा ये काम इस मतलब इस एजेंडा पे हमें लेके आना है। इसका मतलब ये जो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट है, इसका मतलब ये, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि राणा साहब का फिर शुक्रिया अदा बनता है लाइव शो में। बिल्कुल बिल्कुल, राणा साहब ने हमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर बनाया हमारी एसोसिएशन को। उन्होंने ये चीज हमें बावर करवाई कि आप लोग हमारा असासा हैं और आप लोग अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आके नहीं बोलेंगे, आपकी डिमांड्स को नहीं सुना जाएगा तो किसको सुना जाएगा। और मेरे ख्याल में ये यूथ के साथ पहली बार इतनी बड़ी मेहरबानी की गई है कि हमें सेनेट के अंदर जाके अपनी डिमांड्स बताने का मौका मिला है, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट के सामने, चेयरमैन FPSC के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां बैठ के जब अपनी डिमांड्स बताई, हम लोगों ने अपना केस लड़ा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राना महमूदुल हसन साहब की वजह से हुआ है, जिन्होंने हमें उस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इस कॉल बीपर के बाद आपकी ये क्लिप, आपका ये हमारा प्रोग्राम वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के पास चला गया है। एहसन इकबाल से लेके सेनेटर राना सनाउल्लाह तक चला गया है और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा मैसेज ये है कि हम लोगों को जो अभी तक स्लाइटली रिलक्टेंस का सामना हो रहा है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। अब गवर्नमेंट में जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी हमें सपोर्ट चाहिए वो एहसन इकबाल साहब हैं। हम ये नहीं कहते वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्लस्टर सिस्टम भी ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन क्योंकि हम उनकी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने ही करना है। हमारी पार्लियामेंट्री जो फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं तारिक फजल चौधरी साहब हैं और लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब हैं, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब हैं। हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस काम को थोड़ा जल्दी किया जाए। बहुत सारी यूथ, हम तकरीबन 40,000 यूथ को हमारी एसोसिएशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है और वो 40,000 लोग इस टाइम वफाकी हुकूमत को देख रहे हैं कि उनकी किस्मत का कोई फैसला किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, आपने टाइम दिया और हमारी नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। 40,000 लोग आपका वेट कर रहे हैं और ये आप जो मिशन लेके गई हैं अल्लाह ने चाहा पूरा हो जाएगा। और वफाकी हुकूमत भी चाहेगी कि आपकी जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। मुझे प्रोड्यूसर साहब वक्फे का कह रहे हैं, वक्फे के बाद हम आ जाते हैं बैक टू द प्रोग्राम। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद से खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत हो गई कराची की डेवलपमेंट पे बातें। अब ज़रा लियाकत साहब से पूछ लेते हैं ना। लियाकत साहब, ये समाजी काम और समाजी सरगर्मियाँ कराची शहर में कुछ ज़्यादा हैं। आपको ऐसा कब लगा कि
सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए, सिविल सोसाइटी के लिए काम किया जाए, डर खौफ नहीं है? अपने कामों में लोग बिजी हैं, अपने वो कहते हैं ना कि हमारे पास अपना टाइम नहीं है और हम चले हैं लोगों का काम करने। बात ये है साजिद भाई कि अपने लिए तो सारे जीते, मज़ा तो ये है कि किसी और के लिए जिए जाए और इंसानियत की खिदमत की जाए। हम लोग इज्तिमाई तौर पर एक बेहिस कौम हो चुके हैं ना, और ये हमारा अलमिया है कि हम डिवाइड, तकसीम दर तकसीम, चाहे वो मज़हबी हवाले से हो, चाहे वो माशरती हवाले से हो, चाहे वो लिसानी हवाले से हो। आज हम इतने हद तक तकसीम हो चुके हैं कि हम किसी इशू को इशू समझते ही नहीं हैं। हर बंदा ये कहता है कि मेरे करने से क्या होगा या मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, बात यह है कि पानी का एक कतरा, पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन वो एक कतरा जब मुसलसल गिरता रहता है तो उस पत्थर में भी वो सुराख कर देता है। शायद हमारी जहाँ ये 2-4 दोस्त हम बैठे हुए हैं, इनकी आवाज़, इनकी कोई बात शायद किसी एक बंदे के भी कान तक पहुंच गई और उसने अपना किरदार अदा करना शुरू किया, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़रूरी नहीं है कि हम हज़ारों लोगों को मुतासिर कर सकें, हज़ारों लोगों से काम कर सकें। आप अपनी हिस्से का काम करते रहें और उसको दरिया में डालते रहें। सिला मेरे रब ने देना है, आपके हिस्से में सिर्फ कोशिश है, वो हम कर रहे हैं। क्या बात है, ये बेहतरीन है कि आप किसी की जो कोशिश है वो आप अपने हिस्से का काम करें। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। असम साहब, आप क्या मैसेज देंगे अहले कराची को? और मुझे किसी ने कहा, यार साजिद भाई जवान आदमी हो यार, ये किस फील्ड में आ गए, दुनिया जहान के मसाइल अपने गले में डालना, यार कुछ और कर लें। तो फिर आप क्यों आए थे सहाफ़त में? साजिद भाई, मैं सहाफ़त में इसलिए आया था मैं कि जो मेरा हल्का अहबाब था, मैं 4-5 अगर मैं बड़े नाम ले सकूं इस वक्त, तो असल में मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत एक्टिव था, हर लिहाज से इतना एक्टिव था कि माशाल्लाह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के साथ भी हमने एक सोसाइटी के हवाले से हमने कराची में बहुत बड़ी एक हमने प्रोग्राम किया था। उसके बाद मैंने हकीम मोहम्मद सईद साहब के साथ बहुत वर्किंग की, बहुत काम, कुछ सोसाइटीज़ हमने बना हुई थी ऐसी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, जो हम प्रोग्राम किया करते थे कराची में स्टूडेंट्स के, यंगेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा। उसमें जो है एग्जीबिशंस हुआ करती थी साइंस की स्टूडेंट्स के हवाले से, कोई तकरीर मुकाबले होते थे, और चैनल्स पे उस वक्त तो PTV चैनल था, वहाँ पे क्विज़ के मुकाबले होते, उसके लिए हम स्टूडेंट्स को तैयार करके यूनिवर्सिटी से कॉलेज से भेजा करते थे। उसमें हमारा हकीम मोहम्मद हमारा साथ देते थे, और मैंने काम किया जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन साहब के साथ, जो जिसारो तकबीर के एडिटर थे, उनके साथ मैंने PTV तबसरा लिखा है 5 साल, तो बड़ी एजाज़ की बात है। वैसे तो आज भी इस उम्र में काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा एहसान है, बहुत सारे सिलसिले जो है इस वक्त भी मैं लेके चलूँ, आपकी नॉलेज में है, मुसलसल में आप मेरा चेहरा ये शहर कराची देखा करता है, तो अभी भी बिल्कुल वही जान है, वही तमन्ना है, वही सारी आरजू है। और ख़ास तौर पर मैं फिर कराची की तरफ आ जाऊँगा तो कराची वालों के लिए और सब ख़ास तौर पर यंगेस्ट के लिए, नौजवानों के लिए अभी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करता हुआ नजर आता रहूँगा इंशाल्लाह आपको। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने, मैं अभी एक छोटी सी बात करूँ, इंसानियत की बात हो रही थी और ये उसकी बात हो रही थी कि एहसास वाली बात हो रही थी, तो मेरे साथ इस वक्त एक छोटा सा ग्रुप है, वो हुर्मत नाम की एक साहिबा है, अभी उन्होंने जो है ना एक बच्ची की शादी कराई, अपने पर्सनल छोटा सा एक उन्होंने ग्रुप बना रखा है, मैं आज उनको कोड कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत एक बच्ची की शादी कराई है, पूरा इसका जहेज की तस्वीरें, उसकी तकरीब, पूरा खाना पीना सब कुछ दिया। तो इतने बड़े दिल हैं हमारे कराची में लोगों के जो ये काम कर रहे हैं, तो हुर्मत शाबाश से सलाम है आपको। ये सेगमेंट देखिएगा तो आपको पता है, आज मैंने आपको ग्रुप में नाम लिया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपने मुझे तमाम पिक्चर्स भेजी कि पूरा जहेज मैंने उस बच्ची के लिए किया, और ये पूरी दावत की, पार्टी की, जितने भी लोगों को अरेंज किया, और बहुत खुश। तो मैं ये चाहता हूँ कि कराची वालों के लिए पैगाम मैं दे रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किलात है और कितनी परेशानी है शहर कराची में। बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बहुत कमज़ोर दिल भी है, और कुछ तो ऐसे चेहरे के जो आपके सामने खुल के नहीं आया करते, नहीं अपने आप को बताते हैं, वो पर्दे में रहते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ दे, जो पर्दे में रहते हैं उनका ज़्यादा साथ दे, जो अपना भरम रखना चाहते हैं शहर कराची में, अपनी इज़्ज़त को ऑन करते हैं, अपने बच्चों को लेके चलते हैं, तो खुदारा उनका साथ दे। कराची वाले तो माशाल्लाह बहुत बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, और पूरा पाकिस्तान देखा करता है जब भी कोई फ्लड आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल समझता हूँ कि ट्रक भर के इस कराची से ही जाया करते हैं। वो ट्रक जो है सामान से भरे हुए नहीं होते, जो हमारे कराची वालों के जो दिल हैं
वो उसमें जा रहे होते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, मोहब्बत है, प्यार है, वो उसमें सफ़र कर रहा होता है, वहाँ तक उन लोगों तक रसाई होती है कि ये कराची की मोहब्बत है जो कराची तकसीम करता है। तो बस मेरा यही पैगाम है, आपने कहा कि कराची वालों के लिए तो यही पैगाम है कि खुदारा उन लोगों का साथ दें जो पर्दे में रहते हैं, उनका साथ दें, पर्दे के पीछे झांक के देखें और उनका साथ दें। जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और बिल्कुल आपका ये भी एक बड़े दिल गुर्दे का काम है, किसी को तस्लीम करना, किसी के काम को एक्नॉलेज करना। हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा जैसे लियाकत साहब ने कहा, हम इज्तमाही तौर पर पस्ती का शिकार हो चुके हैं। अब हम अच्छे को अच्छा भी नहीं कहते, ना बुरे को बुरा कहते हैं। किस सिमत हम जा रहे हैं? अवेयरनेस की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है, दिलेरी और बहादुरी की ज़रूरत है। कुछ नहीं होता, ये ज़िंदगी एक बार मिली है और हमारा दीन मोहम्मद हमें हक सच की तलकीन करता नज़र आता है। लेकिन ये जो शमा है आगाही की, इसको रोशन रखें। और जो सोसाइटी की जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस मुल्क को दी, अपनी सर्विसेज दी, मेहनत की, जद्दोजहद की, हम उनको तस्लीम करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ पता नहीं हम किस में जा रहे हैं। अवैस साहब, हम तस्लीम नहीं करते। अगर किसी में कोई टैलेंट है, कोई अच्छा पोएट है, तो अगर उसको 4 अल्फाज बोल नहीं आ रहा, बहुत अच्छा अच्छी शायरी करते हैं, क्या जाएगा हमारा? क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए, बात असल में ये है कि बात तो फिर वही कराची पर आएगी, क्योंकि हम कराची में रहते हैं। कराची में ऐसा है कि मुख्तलिफ तंजीमें कराची में अपना हिस्सा डाल रही हैं। उसमें अफराद की शक्ल में भी हैं, इज्तिमाई शक्ल में भी है, वो अपना अपना हिस्सा डाल रही है। ऐसा नहीं है कि ये शहर खाली हो गया अच्छे लोगों से। ये अच्छे लोग हैं तो कराची चल रहा है अभी। अगर ये अच्छे लोग नहीं होंगे तो कराची तो जो हाल है इससे कहीं ज़्यादा बदतर हाल होगा। अब आपके चैनल में बैठ के एक बात बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, लोग सीलानी वालों को कहते हैं ये यरी खाने के ला रहे हैं। वो भाई सीलानी वालों ने वो काम करके दिखाया है, चाहे वो आईटी का शोबा हो, चाहे उनका मुलाजमत का शोबा हो, उन्होंने कितना काम किया है लोगों का। आ जाइए दूसरी तरफ, उसको कहते हैं जेडीसी वाले को, क्या नाम है उसका, परवेज साहब, जफर अब्बास। उसने वो लेबॉर्ट्रीज बना दी हैं कि जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में जो टेस्ट 1-1 लाख रुपए के या 50-50 हज़ार रुपए के या 25-25 हज़ार रुपए के टेस्ट होते थे, वो टेस्ट उसने 10,000, 15,000, 5,000, 2,000, 1,000 में वो टेस्ट करवा रहा है। बताएं, फिर वो उसने और भी बहुत से काम वेलफेयर के वो जेडीसी वाले कर रहा है। आ जाइए, छिपा साहब का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल। मुझे, मैं समझता ही हूँ, आपके चैनल में बैठ के कह रहा हूँ, रमजान छिपा साहब मेरे साथ 2-1 प्रोग्रामों में बैठ चुके हैं, चैनल पे बैठे हैं, हम बातें गुफ्तगू हुई है। बात यह है कि आप अपनी वीडियोस बनाकर जब आप मार्केट में फेंकेंगे ना, तो उससे आपका इंप्रेशन खराब होगा। अच्छी बात। संजीदा खलील साहब, संजीदा लोग, परवेज साहब जैसे लोग, आप जैसे हमारे लोग हर बात की ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप मेरे इसमें चले जा रहे हैं, उतरे नीचे, पता चला जी एक औरत का मकान सामान निकाल के वो बाहर बिक रहा था, वो खड़े हो गए उसको पैसे दे दिए। प्लांटेड वीडियो है। ये जो है ना, इससे उनका इंप्रेशन खराब हो रहा है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बात की। लेकिन जहाँ तक चीपा साहब का सवाल है, कम से कम गनीमत तो है चीपा का कि इस शहर के अंदर चीपा मौजूद है, कुछ कर तो रहे ना, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब्दुल सत्तार एदी साहब, सॉरी नहीं, क्या नाम, अब्दुल सत्तार एदी साहब। एदी साहब के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिनर अरेंज किया। देखिए कैरेक्टर की बात, एक डिनर अरेंज किया। उस डिनर में चैरिटी डिनर था। अब मेरे उनको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था कि मैं एदी साहब के पास कैसे उनसे बात करूं, किस तरह से उनको राजी किया जाए। एक मेरी क्लास फेलो थी जो उनके एदी में उनके साथ काम करती थी। मैंने उसको कहा, वो एदी साहब पर गए। एदी साहब कहने लगे, भाई ये बताओ हमें क्या दोगे। मैंने कहा वो हम अरेंज ही इसीलिए कर रहे हैं
कि वो जो फंड रेजिंग होगी उस फंड रेजिंग में हम मेहदी आपको देंगे। कहना आ जाऊँगा, आए उस वक्त के, ये ना बात को मैं आपको बता रहा हूँ 1997-98 की, हमने 3 लाख रुपए जो है वो डिनर से अरेंज किए। एक चीज उस शख्स ने वहां नहीं खाई। आज उसका बेटा जो है फैसल उसके नक़े कदम पे चल रहा है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत नशे कदम पे चल रहा है, फैसल काम कर रहा है। अच्छा, ये तो आपके, ये तो होगी उन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि जो आपको दिखाई देती है। आपने गुल अहमद की बात की ना, अभी से मेरी मुलाकात अभी यूनिवर्सिटी में सुल्ताना सिद्दीकी, जो हम टेलीविज़न की जो इस वक्त CEO है, उनकी स्कॉलरशिप उनके नाम से गई है, तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा सुना आपको अपने यूनिट्स वगैरह बंद कर रहे हैं। कह ले बात असल में ये कुछ, उन्होंने कहा कि ये तो खैर आपको क्या बताएं, हाँ अभी 1-2 यूनिट हमें बंद करना पड़ रहा है। मैंने कहा एम्प्लॉइज़ का क्या होगा, आपने इससे पहले भी तकरीबन समझ लें सुना कोई 5000 आदमी निकाला है। कह ले हम क्या करें, लेकिन उस शख्स का वेलफेयर में जो काम है वो भी इस रिकॉर्ड रखता है। इसी तरह से बहुत सी शख्सियात हैं इस शहर के अंदर जो खामोशी से अपना काम अंजाम दे रही। खलील साहब एक बात बता दूँ, मैं थोड़े से ब्रेक कर रहा हूँ और अब इनको शरीक कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करते हैं। इस शहर का जो मकामी था, जिसको मकामी कहते हैं, इस शहर का जो मकामी था वो पसे पर्दा चला गया। अच्छा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो झोली लेकर फैला के वो नहीं आ रहा सामने। एक पूरी यलगार है। देखिए बात साजिद तासुब पे नहीं कीजिएगा। क्या शहर कराची शहर सारे लोगों को ऑन कर सकता है? इतने वसाइल हैं हमारे। आपने पूरी सड़क की पट्टी को कराची में लाके खड़ा कर दिया। जो चले ट्रेन पे वो यहां आया, कैंट स्टेशन पे लेट गया, एदी से खाना खाया, छिपा से खाना खाया, उसके बाद उसने अपने पूरे घर वालों को बुला लिया, एक झोपड़ी बनाई, अनऑथराइज्ड जगह पर झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बना के बच्चों को भी बुला लिया। बच्चों का काम भीख मांगना हो गया। उसका आदमी जो है, वो जो आदमी है उसको काम मिला तो ठीक है, अपना वो चल रहा है। ये है कराची का, अलमिया के इस कराची में जो वेलफेयर अदारे हैं वो कहते हैं हम किस किस को करें भाई। सही सही। एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, वक्फा लेते हैं सर और वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुश आमदीद, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त एक और मेहमान हमें ज्वाइन किया है, नौजवान सियासतदान है सर, और नौजवानों ने आगे इस मुल्क को मिल्लत की बाजू संभालनी है और इन्होंने ऐवानों में जाना है, इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है। और आपका ताल्लुक जिस पार्टी से है, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात होने का दावा करते हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहरुख खान को खुशामदीद। कैसे हैं आप शाहरुख खान? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो लोग हैं, बहुत ठीक। ये PTI आजकल नाउअडेज आप लोग अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं, मुत्तादिद इल्ज़ामात भी आप लोगों पर हैं, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, इस मुल्क को मिलत के लिए काम करें। वैसे शाहरुख PTI ही क्यों भाई, और भी पार्टियां थी इस मुल्क में? साजिद भाई, PTI ही क्यों की वजह यह है कि एक तो जिस एज में कोई 2013 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। अच्छा। और पहली ही सियासी जमात जो है वो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और उसकी वजह ये थी कि एक इमरान खान अकेला था उस वक्त, ये जब 13 की आप बात कर रहे हैं। जी। तो फिर ये क्या नजर आया आपको? और हमारे शहर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स थी, मोनोपली थी MQM की, और किसी दूसरी सियासी जमात से वर्किंग करना इतना आसान भी नहीं था।
बट पीटीआई, एक तो ये कि पीटीआई के अंदर सबसे पहले जो कराची से अगर आप देखा जाए ना, तो जो लोग शामिल हुए वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरीके के लोग शामिल हुए। मीडिया से रिलेटेड बहुत से फेमस पर्सनालिटीज़ जो थी वो जुड़ी। अब खान साहब और क्रिकेट से बहुत छोटी एज से मेरा नहीं, ताल्लुक क्रिकेट रहा है। तक तो समझ में आता है ना, खान साहब अच्छी क्रिकेट खेलते थे, वर्ल्ड कप भी जितवाया, वहाँ पे अच्छी लीडरशिप भी थी, लेकिन पॉलिटिक्स में तो उसको उनको नाकाम सियासतदान कहते नहीं, मुझे साजिद भाई इंस्पायर इंसान के उसकी पर्सनल पर्सनैलिटी ने किया है। खान साहब को मैं जिस 2013 में मैं जिस पर्सपेक्टिव से देखता था, मैं ये देखता था कि जिस शोबे में भी इस इंसान ने कोशिश की है वो पूरी 100% देके की है और उसमें कामयाब रहा है। तो मेरा 2013 में भी 20-21 साल की उम्र में ये मेरा पूरा यकीन था कि खान साहब इंशाल्लाह आगे जाके कामयाब होने हैं। हमने 2013 में बेसिकली, आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो पीटीआई ने सबसे ज़्यादा और सबसे पहले शुरू की। शाहरुख खान के खान साहब वन ऑफ देम के जो कि तारीख का स्टूडेंट होना चाहिए था, उसको पाकिस्तान की पूरी सियासत की हिस्ट्री पता थी कि किस तरह मामला चेंज होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। फिर भी वो आए, ठीक है, सबको कंधा होता है, सहारा सबको होता है, लेकिन फिर उन पे ये इल्ज़ामात है कि वो उन्होंने जो काम किया किसी के कहने पे किया और फिर उन्होंने उनको चलता किया। डिक्टेशन देखें साजिद भाई, डिक्टेशन लेने वाली तो उस आदमी की तबीयत है ही नहीं, और ये आज से नहीं, उनकी स्टूडेंट लाइफ से ली ना सर नहीं सर, डिक्टेशन नहीं लिया, आप ये कह सकते हैं जब वो सब काम पूरा हो गया फिर अगलों ने कहा बस नहीं। साजिद भाई, डिक्टेशन एज सच उसको नहीं बोलेंगे, आप ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट था उस पूरे 3-3.5 साल में। अच्छा। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया था, क्योंकि उसमें 1-1.5 साल तो हम गुजर रहे थे क्राइसिस से, कोविड के, तो कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं आया था सिग्निफिकेंट कि जिसपे जाके कोई डिस्प्यूट हो। तो वो, और अच्छा, मैं कोविड से पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर आपको पता होगा कि डिस्कशंस हुई थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि ये साल-सवा साल में सेटअप सिमट जाएगा, बट ये तो थैंक्स टू कोविड एक्सपेंड हो गया। पाकिस्तान में कुछ नया नहीं है ना, बिल्कुल। जनरल ज़ियाउल-हक से लेके मतलब बिल्कुल इससे पहले ऐसा ही भी, लेकिन वो बड़े कॉम्परस खुदा बख्श मरी से लेके अकबर बुगटी सब ने जेलें काटी। फिर आज के उस बच्चे ने ये भी तो देखा ना कि आज फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई है, ख़वातीन भी जेलों में, मर्द भी जेलों में, फिर उसको कहा जा रहा है कि मैं जमहूरी लीडर हूँ। असल में साजिद भाई देखें, एक चीज़ तो ये कि आज से पहले जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई उसमें अगर आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे वो सिंपैथी गेन भरपूर की उन पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं है ना, ज़्यादातर लोगों ने की, ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने की। इस वक्त मौजूदा जो सदर है आसिफ अली जरदारी, उनकी ज़बान तक काटी गई। सिंपैथी वोट पीपल्स पार्टी ने भी लिया सर, बीबी की शहादत के एवज, बट सिंपैथी वोट लेके ही गवर्नमेंट में आए थे वो। बट मेरे कहने का मकसद ये, खान साहब किसी से सिंपैथी नहीं मांग रहा, ना गेन करने की कोशिश कर रहा, ना खान साहब अंदर से ऐसे कोई अपने दुखड़े सुना रहा, ना खान साहब के प्लेटलेट्स गिर रहे, नहीं ऐसा नहीं, प्लेटलेट्स गिर रहे। शाहरुख एग्री भी तो करे ना। अभी उन्होंने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है और वो खत रोने धोने वाला खत था। आप मुझे बताएं उसमें क्या स्टेटमेंट? इल्तिजा थी, रिक्वेस्ट थी कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। नहीं, उन्होंने देखें ये बात की कि जो ट्रीटमेंट एक जेल के कैदी का, एक आम कैदी का होता है, एटलीस्ट बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुझे वो ट्रीटमेंट तो आप दो। आपने मुझे बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया हुआ है, आपने मुझे वाइप आउट किया हुआ है। कैसे दें? ये माजी जो है ना, ये ऐसे सामने आता है शीशे की तरह। आप कैसे दें कि जब आप कहते थे उतारो इसका ऐसी, कैसे दें कि जब आप अपनी स्पीच में कहते थे कल वो विकेट गिरने वाली है, वो फरियाद उड़ जाती थी जिन्ना हॉस्पिटल से, कैसे दें आपको वो प्रोटोकॉल? आज वो आपके सामने आ रहा है। सब वही लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं ना, फिर हम वो भूल जाते हैं मान मनसब कि ये फॉर्मर वजीर आजम है। हम रिवेंज पॉलिटिक्स, खान साहब को तब मना करते थे, खान साहब आप ये ना करें, अब भुगते हैं। साजिद भाई, उस लेवल पे या उस एक्सट्रीम नौयत के ऊपर तो देखें, किसी के साथ अगर होना होता ना तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ से फ्लाई ही नहीं करके जाते। तो उस एक्सट्रीम नौयत के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि अगर होता तो आप यकीन करें मुल्क का अच्छा खासा खसारा जो है वो पूरा हो जाता अगर हम रिकवरी मोड पे जाते। हमारी तो ये शिकायत है। चले छोड़े ना, प्रोग्राम बड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है। अच्छा मुझे बताए, शादी वादी कर ली नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे और एक बेटा है, एक बेटी है। आपको चेहरा पसंद है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब एज अ पर्सन अगर आप बात करें
हाँ। तो एक तो उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा है। उनकी वालदा बहुत एक सेन खातून थी, बहुत रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन थी। और अगर मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन उनके साथ रहा है, तो बीइंग अ पर्सन तो मैं किसी को इस तरीके से किसी की ज़ातियात पे क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। बट मेरा ये मानना है कि ही डज़ नॉट फिट फॉर द रोल ऑफ मेयर। वो उसके लिए नहीं बने, वो मेयरशिप के लिए नहीं बने, और वो भी कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की, कि जहाँ पे आपको अगर आप 20% काम भी कर रहे हैं तो 40% दिखाना तरीके से होता है। मैंने नहीं देखा, सुना था कि वो एक साहब थे कि जिनको हमारी आवाम ने मुगालजात बकी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं रिज़ाइन देता हूँ। उसके बाद मुझे कोई ऐसा अखलाकियात का मयार नज़र नहीं आया कि साजिद को कहे प्रोड्यूसर यहाँ पे, यार आप इस प्रोग्राम को डिज़र्व नहीं करते, और साजिद बोले बाबा मैं जा रहा हूँ। ये जाते क्यों नहीं है यहाँ लोग? साजिद भाई, ये ट्रेंड अगर सेट हो जाए तो वो जो आपने अभी पहले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कही, शायद है कि इसके अंदर भी फ़र्क आ जाए अगर इंसान की परफॉर्मेंस वो खुद एवेल्यूएट करने लग जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हो भी सकता है, क्योंकि हम अभी ये कोई पॉलिटिकल टॉक शो नहीं हो रहा, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद है कि अंदर से किसी को आती भी होगी कि यार जान छुड़ाऊं जाऊं। क्योंकि हाँ। अगर मुर्तज़ा साहब की हम बात कर रहे हैं तो वो बीइंग बैरिस्टर है माशाल्लाह, एक पढ़ा लिखा एक अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाला आदमी है। तो अगर उसको जो अभी गुज़िस्ता दिनों में, बारिशों के दिनों में ख़ास तौर पे हमने भी भरपूर क्रिटिसाइज़ किया, आम आवाम ने भी भरपूर क्रिटिसाइज़ किया, तो ये जो सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही होंगी तो वो तो सोचता होगा मैं कहाँ गया यार, और मैं जितना जल्दी हो जान छुड़ा। तो ठीक है, मैं आता हूँ सर, मैं वक्फे के बाद आऊँगा आपके साथ, मैं डिटेल में बात करूँगा। मुझे प्रोड्यूसर भाई एक वक्फे का कह रहे हैं, वक्फे के बाद ज़रा हम अवैस साहब के माजी में जाते हैं ना, आपके जवानी के हम किस्से भी तो सुने। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। चूँकि जब बड़ी लेजेंड पर्सनालिटी आपके साथ बैठी हो तो कोशिश करते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात करें, लेजिस्लेशन पे बात करें। फिर एक ऐसा शोबा जो तबाह हो गया है ऑलमोस्ट, बस मेरे ख्याल में 10% रह गया होगा, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान में सिनेमा इंडस्ट्री। अब सिनेमा इंडस्ट्री बेचारी अब वो हिच कोड़े ले रही है। अब ये सब सुनते थे बड़ों से, आप जैसे बुजुर्गों से, यार क्या सिनेमा होते थे, क्या रौनकें होती थी, लेजेंड एक्टर और फिर कामयाब फिल्में बना करती थी। कहाँ रह गए ये? वही पाकिस्तान, वही सिनेमा अब तबाह हो गए, बिक गए, बर्बाद हो गए। लेकिन मैं आपको पहले उस गुफ्तगू से पहले, हाँ, आपने शाहरुख को यहाँ बैठा हुआ है, नौजवान है, तहरीक इंसाफ के कराची के लोगों में बहुत से लोगों से, मैं कराची के लोगों से वाकिफ़ हूँ जो इनके वर्कर्स भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। उसमें एक फरवा नाम की एक वुमेंस क्या आपके वो है, हैशटैग सेंट्रल, वो भी मेरी बहुत अच्छी। एक बात बता दूं, जादू जो है ना भुट्टो का चला था, उसके किस्से तारीख में लिखे। जादू चला था, अल्ताफ हुसैन का चला था। बिल्कुल चला था, मानते हैं? बिल्कुल चला, बिल्कुल चला। लेकिन याद रखिएगा, इमरान खान का वो जादू है कि ये दोनों जादुओं पे भारी है। ओ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अबे साहब। दोनों जादुओं पे भारी है। आपने क्या साजिद, करंट अफेयर्स के इतने प्रोग्राम आपने किए हैं, ये असलम परवेज साहब तो को आपने ऑडियंस में बैठाला है, अभी ऑडियंस में बैठ गए जाकर। क्या जो लोग बैठे हैं इस वक्त पूरी वफाकी गवर्नमेंट में, क्या वो जायज तरीके से बैठे हैं? वो जायज है, सबको पता है।
कि जायज़ तरीके से नहीं बैठे हैं, बैठा ले गए। नहीं तो खान साहब भी लाए गए थे ना। जी सुनिए मेरी बात। अच्छा, किसको नहीं लाया गया यहाँ? एग्जैक्टली ये पॉइंट इज दैट। किसको नहीं लाया गया? ठीक है। लेकिन वो जो जिसको लाए थे ना, वो गले पड़ गया इनके, बाकी गले नहीं पड़े थे। जो लाए थे वो कोई उनके गले नहीं पड़ा था, उसको लाए ना तो वो गले पड़ गया इनके। जब उसको गले पड़ गया तो कहा अब इसे छुड़ाए कैसे, जान कहते छुड़ाए। सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बावजूद भी ये बच्चा बैठा हुआ है, ये मैं बहुत छोटी उम्र का है, 2 बच्चों का बाप तो जरूर है लेकिन मैं भी इसके बाप के बराबर हूं। आज मेरी बेटी और आज मेरी बहू, या कोई भी, बहू तो है ही भी नहीं मेरी, जो नौजवान लड़के लड़कियां सिविलाइज हैं उनसे हलफ उठवा के पूछ लीजिए, आज भी वो इमरान खान की बात करेंगे। क्यों? ये कहते हैं, ये जो सब बैठे वो कहते हैं कि इन्होंने सूर फेंका है कानों में। अब भाई कैसा सूर फेंका है? हाँ, कैसा सूर फेंका है? एक सूर तो वो फेंका था कि भुट्टो जिंदा है, जिया भुट्टो, जिया भुट्टो। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, क्या आवाजें आ रही है उसके बारे में कि जब भी कोई हादसा, कोई चीज हो तो जिए भुट्टो। लेकिन इमरान खान के बारे में कोई आवाज ऐसी नहीं आई ऐसे मौके पे सोशल मीडिया की कि इमरान खान के पीछे आए कि इमरान खान जिए, इमरान खान। बात यह है कि वो दिलों में रहने वाला आदमी है। नहीं, आप इसको इख्तलाफ इसलिए नहीं करें, बड़ा इख्तलाफ सियासत नहीं करें। वो शख्स जो है एक जिद्दी आदमी है। खूबी, एक खूबी भी होती है और खराबी भी होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। उनके एक कज़न है, वो मेरे साथ पाकिस्तान स्टील में डायरेक्टर फाइनेंस थे। मैं दूसरी पोस्ट पे बैठा हुआ था कहीं, उनका नाम था बरकी। वो भी ऐसी तरह का आदमी था, सुनने वाला आदमी नहीं था। वो इमरान खान भी ऐसी जिद्दी आदमी। लेकिन ये मुझे बताएं साजिद कि ये पूरे सिनेरियो में वो आदमी कहां से ढूंढ के लाए इमरान खान कि जो उसके साथ शाना बशाना चल सके। उनमें 5%, 6%, 7% लोगों को उसने छांट फुटुक के वो अपने साथ लाया, साथ खड़ा किया। जब वो लोग उसमें जान निछावर करने पर राजी हुए तो इन्हीं लोगों ने उठा के उन 6-7 लोगों को उठा के अंदर कर दिया, या ये कि उनमें से एक आध को मार दिया। आज भी आओ जरा फेयर इलेक्शन करा लो, नो डाउट, आज भी फेयर इलेक्शन करा लो। मैं इमरान खान का आदमी नहीं हूं, लेकिन चीनी मैं इमरान खान की पार्टी का आदमी हूं, लेकिन अवैध साहब, ना इमरान खान से मेरी कोई दोस्ती है। अच्छा, लेकिन आम शहरी की हैसियत से 35 साल और 40 साल का इस शहर के अंदर मेरा काम है। इस शहर में काम किया है, चाहे वह आदमी सरगर्मियों के हवाले से हो, चाहे वह समाजी सरगर्मियों के हवाले से हो। यह बात दीगर है कि मैंने सियासत में कोई काम नहीं किया। लेकिन आज फिर इलेक्शन कराओ और उसको बाहर करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। करोगे नहीं बाहर, करोगे नहीं ना बाहर, तुम्हें खतरा है ना उससे। माफ कीजिएगा, चैनल में बैठ के कह रहा हूं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, चाहे बाद में काट देना। एक आदमी ने मुझसे कहा, पाकिस्तान स्टील में वहां डिप्टी जनरल मैनेजर था, मेरे पास जनरल आया एक जनरल शबीक उमर जमा के नाम से, मैं उसका स्टाफ ऑफिसर की हैसियत से मैंने काम किया। उसके सूबेदार मेजर ने मुझसे कहा, आपको पता है जनरल क्या चीज़ होता है? मैंने कहा मुझे पता है। कि नहीं पता आपको? अगर जनरल ये कहे कि पूरी प्लॉटिंग जो है वो कुएं फांद जाओ, पूरी प्लॉटिंग कुएं फांद जाएगी। उस जनरल को इमरान खान जैसा आदमी कहता था, बात करते हुए उनसे कहता है कि आराम से बात करें आपस में। वो बर्दाश्त करेंगे वे लोग? वो था इमरान खान। हाँ, उसके बाद अगर कोई बात करती थी तो बेनजीर बात करती थी, बेनजीर का टैका था, बेनजीर इन लोग से बात की। बाकी किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती इनसे बात करने की।
ये हमारी फौज है, हमारी फौज है, हमारे लोग हैं हमारे ये। लेकिन क्या अगर माशरे में मुख्तलिफ अदालतों में कोई मामला खराब है तो क्या जरूरी तो नहीं है कि इनके क्या भी कुछ अदालतों में इनके मामला खराब है ना? ऐसा ही है। अच्छा, मैं तो ये सोचता हूँ साजिद भाई कि मेरी जो मेरा एज ग्रुप है, मतलब 30 अर्ली 30s, हम 90s की पैदाइश हैं ज़्यादातर। हाँ। तो हमारे एज ग्रुप की जो जनरेशन है, हाँ। मेरा ये मानना है हमसे पहले वालों ने हमसे ज़्यादा किया होगा, और फिर हम पे आके ये सिलसिला शायद ख़त्म ही हो गया। जो हमारी जनरेशन थी, जितने हमारे 14 अगस्त, 6 सितंबर, 23 मार्च, जिस तरीके से हमारी जनरेशन तक मतलब बाअदब तरीके से और प्रॉपर तरीके से मनाए गए, कि हम लोगों को एक क्रेज होता था हाँ। कि अपने वालिदैन के नेशनल पीछे लग डेज, जाते थे। हाँ। कि भाई आप जो है फौज की हमें आप जो है यूनिफॉर्म ला के दें, हमें एक क्रेज होता था यूनिफॉर्म पहनने का। तो ये नेचुरली हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म तो हमारे अंदर बाय बर्थ नेचुरली है। अब आप जो है, अब हमें बेसिकली जो आज से थोड़ा कुछ अरसा पहले हम एमक्यूएम के लिए सुनते थे, या उन लोगों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी अपने पेट्रियोटिज्म की, अब आज जब हम लोगों को देनी पड़ रही है, तो फिर हम लोगों को फिर आइडिया हो रहा है कि शायद भाई उधर भी यही सिस्टम और यही सिलसिला रहा हो कि जिनको हम विलन तसव्वुर करते हुए आ रहे थे, उनको विलन बनाया गया हो। तो सिंपैथी अच्छा हो सकता आया वो भी गलत हो, लेकिन सिंपैथी कहीं ना कहीं आप उनके लिए डाल रहे हो, और फिर हमें ये सोचने में मजबूर कर रहे हो कि हम जो आपसे इतनी। ठीक है, आगे बढ़ जाए, प्रोग्राम कहीं और चला जाए। सर, अदब के बारे में मैं चाह रहा हूँ कुछ गुफ्तगू हो जाए आपसे। देखिए, असल बात यह है कि अदब के हवाले से अगर गुफ्तगू करेंगे आप, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन है इस शहर में, मैंने मेहनत की इस शहर के अंदर। शहर का सबसे बड़ा इवेंट होता है साजिद भाई, वो होता है आलमी मुशायरा। ट्रू। इस आलमी मुशायरे को हमने स्टार्ट किया था नेशनल स्टेडियम से। नेशनल स्टेडियम के इस मुशायरे में हम 20,000 आदमी को बैठाते थे। उसमें कमिश्नर से लेकर वज़ीर आला तक के सारे फर्श पे बैठते थे, तो चांदियाँ लगा के एक फैमिली गैदरिंग माहौल बनाया। वो मुशायरे आज तक के जारी सारी है। ये बात दीगर है कि वो टीम के बहुत से लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिन लोगों ने इस पूरे मुशायरे कमेटी की बुनियाद रखी थी। मैं उनकी कई कमेटियों का कन्वीनर रह चुका हूँ। अब आप आ जाइए दूसरी तरफ कि इस शहर में 300 से 350 तकारीब मैंने मुख्तलिफ नौइयत की इस शहर में ऑर्गेनाइज की हुई है। 300-350। अपनी ताली की बात नहीं हो रही, अपनी तारीफ की बात नहीं हो रही। इस शहर में किया है ताकि एक लोगों में एक शऊर, अवेयरनेस आए। वो हर नौइयत का प्रोग्राम किया है। नई नस्ल के मुशायरे, परवीन शकील यादगारी मुशायरे, अहमद फराज यादगारी मुशायरा, अदा जाफरी यादगारी मुशायरे, ये सारे मुशायरे मैंने इस शहर के अंदर ऑर्गेनाइज किए। मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की गवर्निंग बॉडी का कई साल मेंबर रहा हूँ। मैं उनकी वहाँ की यूथ कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ। मैं वहाँ की उनकी स्पेशल इवेंट कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ। मैं वहाँ की उनकी एक लोक वर्षा कमेटी थी, उसका चेयरमैन रहा हूँ। इस कमेटी की चेयरमैनशिप में मैंने लातादाद प्रोग्राम जो हैं वो मुख्तलिफ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत मैंने किए। और उसके अलावा मुझ पे जहाँ तक के सवाल है कि मैंने अदबी इसमें क्या किया, आपने एक बात की थी अभी शो में स्टार्ट से पहले कि लोगों को आगे बढ़ाओ। अगर किसी में टैलेंट है उसको कोशिश करो कि उसको आगे जगह दो, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ये मैंने काम सीखा। इस शहर का एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत ही अच्छा ब्रॉडकास्टर था, उसका नाम था यावर मेहदी। यावर मेहदी जो है रेडियो पाकिस्तान का स्टेशन डायरेक्टर थे। उन्होंने बज़्म तलबा से पूरे शहर मुल्क के जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो खुशबू शुजात हो, चाहे शरीफुल मुजाहिद हो, चाहे ज़िया मुहियुद्दीन हो, चाहे मोहम्मद अली हो, ये कोई भी हो, बहुत से बड़े बड़े लोग, असद अशरफ मलिक, दोस्त मोहम्मद फैज़ी, इन लोगों को बज़्म तलबा के प्रोग्राम से प्रमोट किया। मैंने उनकी शख्सियत पर 1000 सफ़े की किताब। ज़बरदस्त। सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है सर, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं।
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा